मैं डॉक्टर देविंदर सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद, पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। आज का प्रकरण चंद्रगुप्त नाटक में रस विवेचन। प्रसाद के नाटकों की ये विशेषता रही है कि उनमें एक ओर तो पाश्चात्य नाट्यशिल्प का अनुसरण करते हुए अंतर्द्वंद का प्रभावशाली चित्रण किया गया है, दूसरी ओर भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार रस निष्पत्ति का भी पूरा निर्वाह हुआ मिलता है। यहाँ हम चंद्रगुप्त नाटक के रस विवेचन के संदर्भ में वीर रस का विवेचन इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम इसके द्वितीय भाग में कह सकते हैं हम श्रृंगार रस का विवेचन करेंगे। जैसा कि पीछे कहा था कि श्रृंगार वीर रस के विकास और निष्पत्ति में दो प्रकार से सहायक रहता है और उसका यह सहायक रूप तभी सामने आता है जब मूल कथ्य श्रृंगार आश्रित न होकर वीरतापूर्ण कार्यों से संबंध हो। ऐसे कथ्य में श्रृंगार वीर भावना को पहले उत्तेजित करता है और बाद में संघर्ष से थके क्लांत पात्रों को अपनी कोमल छाया में विश्राम दे उनकी सारी क्लांति हर लेता है। चंद्रगुप्त नाटक में हम श्रृंगार को यह कार्य करते देखते हैं। इस नाटक में श्रृंगार के दो रूप मिलते हैं, उदात्त निर्मल तथा गर्हित कलुषित। सिंहरण अलका, चंद्रगुप्त मालविका, कार्नेलिया चंद्रगुप्त, राक्षस सुवासिनी चाणक्य, इन प्रेम युगलों का प्रेम उदात्त और निर्मल कोटि का है। इसे उभय पक्षीय प्रेम का रूप माना जा सकता है। सूक्ष्मता, सांकेतिकता और एकनिष्ठता इस प्रेम की प्रधान विशेषताएं हैं। यह प्रेम बहुत नाजुक अवसरों पर ही मुखरित होता है, अन्यथा मौन ही बना रहता है। प्रेम के गर्हित कलुषित रूप में पर्वतेश्वर, अलका, कल्याणी का प्रेम सामने आता है। यह एक पक्षीय प्रेम का ऐसा रूप है जिसमें वासना का ही प्राधान्य रहा है। पर्वतेश्वर, अलका और कल्याणी दोनों के प्रति आकर्षित होता है, परंतु ये दोनों ही उससे प्रेम नहीं करती। प्रेम का यह रूप राष्ट्र रक्षा के पुनीत कार्य में बाधक बनकर आता है, इसलिए उपेक्षित और निंदनीय है। कल्याणी चंद्रगुप्त का प्रेम एक पक्षीय सा होते हुए भी आत्माभिमान का शिकार बन जाता है। प्रेम का निर्मल रूप, सिंहरण और अलका का पारस्परिक प्रेम का सर्वाधिक उदात्त और भव्य और निर्मल रूप माना जा सकता है। दोनों ही राष्ट्र रक्षा प्रयत्न में निरंतर जुटे रहने वाले अथक योद्धा हैं। राष्ट्र रक्षा के प्रयत्न में ही दोनों परस्पर निकट आते हैं और प्रेम के प्रगाढ़ बंधन में परस्पर आबद्ध हो जाते हैं। उनमें न कहीं प्रेमालाप होता है, न दोनों एक दूसरे से अधिकाधिक समीप रहने का प्रत्यक्ष प्रयत्न करते हैं। केवल एक बार अलका अपने वाक चातुर्य द्वारा सिंहरण से यह स्वीकार करवा पाती है कि उसका अलका के ही साथ जीने और मरने का प्रण साध रखा है इन दोनों का यह प्रेम बिना किसी बाधा के दाम्पत्य प्रेम का रूप धारण कर लेता है और अंत तक दोनों अपने जीवन के एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र रक्षा के प्रयत्न में जुटे रहते हैं। उन्हें हम आरंभ से अंत तक अपने प्रेम के कारण इस लक्ष्य से कहीं भी विचलित होते हुए या उसकी उपेक्षा करते हुए नहीं देखते। इसलिए उनका यह प्रेम घोर यथार्थवादी है, उसमें आदर्शवाद की छाया तक नहीं दिखाई देती। प्रेम का आदर्शवादी रूप, चंद्रगुप्त, कार्नेलिया, मालविका, कल्याणी का प्रेम आदर्शवादी प्रेम है। इनमें से एक भी नारी के प्रेम को उभय पक्षीय नहीं माना जा सकता। ये तीनों नारियां चंद्रगुप्त से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, परंतु चंद्रगुप्त में हम इनमें से एक के भी प्रति प्रेम की एकनिष्ठता की भावना नहीं पाते। वह इनमें से जिस भी नारी के संपर्क में आता है उसी के प्रति थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देने लगता है। मालविका उसके प्रति आकर्षित है और उसके जीवन की रक्षा करने में अपने प्राण तक दे देती है। कल्याणी भी अंत में यह स्वीकार करती हुई आत्महत्या करती है कि उसने जीवन में केवल एक ही पुरुष चंद्रगुप्त से प्रेम किया है। इन दोनों के मर जाने पर हम चंद्रगुप्त को थोड़ा सा दुख मनाते अवश्य देखते हैं, परंतु उसे उनके विरह में तड़पता हुआ नहीं पाते। इसलिए हमने इनके प्रेम को एक पक्षीय प्रेम माना है। इनमें मालविका और कल्याणी में हमें गोपियों की सी प्रेम की एक निष्ठा मिलती है जो यथार्थ प्रेम का रूप न होकर आदर्शवादी प्रेमा भक्ति का स्वरूप है। जहाँ तक चंद्रगुप्त कार्नेलिया के प्रेम का संबंध है, यह नितांत वायवी घोर आदर्शवादी अतः व्यवहारिक रहा है। इन दोनों का पारस्परिक मिलन बहुत कम हो पाता है। चंद्रगुप्त द्वारा फिलिप्स से रक्षा किए जाने पर कार्नेलिया कृतज्ञ हो चंद्रगुप्त के प्रति झुकती है। संभव है वह उससे प्रेम करने लगी हो, परंतु उस घटना के बाद वह भारत से लौट जाती है और फिर 20 वर्ष बाद पुनः पिता के साथ भारत आती है। लौटने पर भी हम उसके भारत प्रेम को ही अधिक मुखरित होता देखते हैं, न कि चंद्रगुप्त के प्रति उसके प्रेम को। और चंद्रगुप्त तो कहीं भी उसकी याद करता नहीं दिखाई देता। अंत में भी केवल चाणक्य
की कूटनीति ही इन दोनों को पति पत्नी बनाने में समर्थ रहती है। नाटक के अंतिम भाग में ही हम कार्नेलिया को चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम का संकेत करता पाते हैं। इस प्रकार इस प्रेम का स्वाभाविक विकास नहीं होता, परंतु प्रसाद की आदर्श प्रेम भावना ऐसे ही अस्पष्ट मात्रा जाल का सृजन करने में अभ्यस्त रही है। इसे कोई प्रथम दर्शन प्रेम मानना चाहे तो मान सकते हैं, जो 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी यथावत रहता है। संघर्ष और श्रृंगार। इस नाटक में संघर्ष आरंभ से ही अस्तित्व में आ जाता है। श्रृंगार उसी की गोद में धीरे धीरे पलता रहता है। चंद्रगुप्त संघर्षों से थोड़ा सा अवकाश पाते ही श्रृंगार की शीतल मधुर छाया में क्षण भर के लिए विश्राम कर लेता है और इसके लिए एक बार चाणक्य से फटकार भी खाता है। सिंहरण और अलका अपने प्रेम को संजीवनी बना कर्तव्य पथ पर सक्रिय बने रहते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रेम अवश्य अपना एक भिन्न रूप रखता है। राक्षस भले ही कभी कभी अपने नाम के शाब्दिक अर्थ को चरितार्थ क्यों न कर बैठता हो, प्रेम के क्षेत्र में हम उसे एकनिष्ठ पाते हैं। इस पूरे नाटक में राक्षस सुवासिनी का प्रणय ही एकमात्र ऐसा प्रणय संबंध है जो प्रेम को ही मूलाधार मान विकसित होता रहता है। सुवासिनी के ही कारण राक्षस नंद का अमात्यवन राजकाज में बौद्ध धर्म का समर्थन और ब्राह्मण धर्म का विरोध करता है। अपनी प्रियतमा के कारण वह सम्राट नंद का कोप भाजन बनता है। चंद्रगुप्त के सम्राट बन जाने पर उसे यह आशंका सताने लगती है कि चाणक्य को शक्तिशाली पाकर सुवासिनी कहीं चाणक्य की ओर न झुक जाए। इसी कारण वह चाणक्य चंद्रगुप्त का विरोधी बन पहले चंद्रगुप्त की हत्या कराने का षड्यंत्र रचता है और उसमें असफल और सिल्यूकस से जा मिलता है। अंत में चाणक्य की कूटनीति इन दोनों बिछड़े और एक दूसरे को से नाराज प्रेमी हृदयों का परस्पर मिला देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में केवल राक्षस और सुवासिनी का उभयपक्षीय प्रेमी ऐसा है जो विशुद्ध रूपेण व्यक्तिक है। इस प्रेम व्यापार में संघर्ष भी है और एकनिष्ठता भी। यह प्रेम राष्ट्र अच्छा के प्रश्नों में साधक भी बनता है और बाधक भी। राक्षस की ईर्षा और प्रतिशोध की आकांक्षा उसे बाधक बनाती रहती है, परंतु चाणक्य की कूटनीति से साधक बना देती है। प्रेम का भव्य रूप। चाणक्य और सुवासिनी के अस्पष्ट, सूक्ष्म और वायवी से प्रतीत होने वाले प्रेम संबंध को प्रेम का भव्यतम रूप माना जा सकता है। यह प्रेम भी एक पक्षीय ही है, परंतु इसमें मालविका और कल्याणी के से एक पक्षीय प्रेम की निरीहता और कातरता तथा असफलता नहीं। चाणक्य सुवासिनी को बचपन से ही प्रेम करता है, परंतु सुवासिनी का राक्षस की ओर झुकाव तथा अपने प्रति उपेक्षा भाव को लक्ष्य कर सामने से हट जाता है। तक्षशिला में अध्ययन अध्यापन कर मगध लौटने पर वह अपने पिता और सक्टार की पुत्री सुवासिनी की ही खोज करता है और इसके बाद राजनीतिक चक्र में जो उलझता है तो इस सब कुछ को भूल जाता सा प्रतीत होता है। परंतु आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य सुवासिनी को नहीं बुला पाए। सुवासिनी उसके अंतर में कहीं न कहीं स्थित रही है। वह जानता है कि सुवासिनी राक्षस से प्रेम करती है और चाणक्य सुवासिनी का सबसे बड़ा हित चिंतक है। वह सुवासिनी को तो सुखी देखना चाहता है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यदि वह चाहता तो सुवासिनी को राक्षस के विरुद्ध और अधिक भड़काकर अपनी बना सकता था। विशेष रूप से उस अवसर पर जब राक्षस से सिल्यूकस से जा मिलने पर सुवासिनी राक्षस से घृणा करने लगती है और चाणक्य की ओर अपना झुकाव प्रदर्शित करती है। परंतु राजनीति के क्षेत्र का निर्मम और कठोर चाणक्य अपने व्यक्तिगत जीवन में अद्भुत उदारता दिखाता है। वह सुवासिनी को राक्षस के साथ विवाह करने के लिए बाध्य करता है, बस यह समझा कर कि समय पाकर राक्षस सुधर जाएगा। चाणक्य की इस आज्ञा और उसके भीतर झांकती चाणक्य की महान उदारता और मानवता से अभिभूत हो सुवासिनी के मुख से जो शब्द निकलते हैं वे चाणक्य के प्रेम के परिचायक हैं। दीनता से चाणक्य का मुंह देखती हुई सुवासिनी कहती है, तो विष्णुगुप्त तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतने बड़े साम्राज्य का शासन हृदय की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे, और सो भी मेरे लिए? सुवासिनी का उपरोक्त अंतिम वाक्य उसके प्रति चाणक्य की प्रणय भावना को स्पष्ट कर देता है। चाणक्य भी अंत में राक्षस को अपना मंत्रित्व और सुवासिनी दोनों को सौंपने की घोषणा करता हुआ कहता है, आर्य सक्टार के भावी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूँ। राक्षस सुवासिनी को सुखी रखना। इस प्रकार चाणक्य सुवासिनी के स्नेह संबंध का पटाक्षेप हो जाता है। यह स्नेह संबंध आरंभ से ही अत्यंत सूक्ष्म, भव्य और उदात्त बना रहता है। प्रेम के लिए चाणक्य द्वारा किया गया यह बलिदान अभूतपूर्व और महान है। अपनी प्रियतमा को अपने प्रतिद्वंदी को सहज सौंप देना मानवता के उच्चतम रूप का निदर्शन माना जाएगा। श्रृंगार का शास्त्रीय रूप। हम यहाँ इस नाटक में श्रृंगार रस के चित्रण का व्यवहारिक रूप देख चुके हैं, परंतु कुछ आलोचक किसी भी रस के चित्रण को तभी पूर्ण और सफल मानते हैं जब वह रस नृत्य के शास्त्रीय कसौटी पर खरा उतरे। इसके लिए एक प्रणय प्रसंग का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पर्याप्त है। डॉक्टर कुंदललाल उप्रेती ने अलका सिंहरण के प्रणय प्रसंग की रस निष्पत्ति की दृष्टि से इस प्रकार व्याख्या की है। आलंबन 4 तत्व होते हैं।
4 तत्वों में रस के जो 4 तत्व हैं उनमें पहला है आलंबन। यहां आलंबन है सिंहरण, आश्रय अलका, उद्दीपन तक्षशिला के गुरुकुल में देश की परिस्थिति के संबंध में तर्कपूर्ण संवाद, राजनीति का विश्लेषण, आंबिक का यवनों को सहायता देना, यवन आक्रमण संग्रह द्वारा रक्षा किया जाना, अनुभाव मानचित्र तैयार कराना, अलका को बंदी होना, गांधार छोड़ना, राज्य में क्रांति फैलाना, संग्रहण को उत्साहित करना, संचारी भाव चिंता। अलका कहती है मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। गर्व विश्वास और धृति, अलका का संवाद है मालवीर तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए, मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ। उपर्युक्त उदाहरण से यह प्रमाणित हो जाता है कि इस नाटक में शास्त्रीय दृष्टि से भी श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक मिलता है। इसमें श्रृंगार रस को वीर रस का प्रधान सहायक रस बनाकर चित्रित किया गया है। इस प्रकार इन दोनों रसों के सहयोग समन्वय द्वारा कथा का उद्देश्य पूरा होता है। इसके अलावा अन्य रस इस नाटक में वीर और श्रृंगार रस के अतिरिक्त शांत हास्य विभत्स रसों को भी थोड़ी सी झलक मिल जाती है। हत्या आदि के दृश्य में विभत्स रस की सृष्टि करते हैं। हास्य रस की थोड़ी सी झलक केवल वहाँ मिलती है जहाँ चाणक्य वरुचि से मजाक करता हुआ उससे एक और विवाह कर लेने की बात कहता है। प्रसाद के अन्य अनेक नाटकों में विदूषकों के माध्यम से हास्य रस की सृष्टि करने का प्रयत्न किया गया है, परंतु चंद्रगुप्त में कोई विदूषक पात्र न रहने से इस नाटक में हास्य रस के स्थान नहीं मिल सका है। यद्यपि इस नाटक में प्रधानता वीर और श्रृंगार रसों की रही है, फिर भी इसका अंत शांत रस में होता है और यह शांत रस इसमें अनायासी नहीं आता। चाणक्य के चरित्र और गतिविधियों में धीरे धीरे पकने के बाद अंत में सबसे ऊपर बढ़ता है। चाणक्य आरंभ से ही राजनीतिक संघर्षों से लिप्त रहता है, परंतु उसके हृदय में स्थित निष्प्रह और वीतरागी ब्राह्मण इस सारे जंजाल से मुक्ति पाने के लिए निरंतर छटपटाता रहता है। इस प्रकार चाणक्य के जीवन का अवसान शांत रस में होता है। उसका दांडायन के आश्रम में जाने की इच्छा करना उद्दीपन है। राजनीतिक संघर्ष से तटस्थ रहने की कामना और संन्यास धारण करने की आकांक्षा अनुभाव है। हर्ष निर्वेद धैर्य गति आदि संचारी भाव हैं। सुवासिनी की स्मृति से अपने हृदय को मुक्त कर उसे राक्षस को सौंप देना भाव शांति है। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के साथ स्थायी भाव निर्वेद की शांत रस में परिणति हो जाती है। निष्कर्ष समष्टि रूप से इस नाटक में वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता रहते हुए भी वीर रस को ही प्रधान माना जा सकता है। श्रृंगार रस उसके साथ घुल मिलकर एक सशक्त सहायक के रूप में स्थित रहा है। इन दोनों ही रसों की परिणति अपने भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न पात्रों और घटनाओं के रूप में होती रहती है। कुछ प्रसंगों में रसाभाव की भी स्थिति मिलती है, जैसे पर्वतेश्वर के अलका और कल्याणी संबंधी प्रेम प्रसंग में, परंतु इस नाटक का अंत शांत रस में होता है। प्रसाद के नाटकों का अंत प्राय न तो सुखांत होता है न ही दुखांत बल्कि प्रसादांत होता है। उस अंत को देख मन एक विचित्र सी निर्वेद की अनुभूति से भर जाता है। स्थूल रूप से इस नाटक को सुखांति माना जाएगा, क्योंकि संघर्ष का शमन होकर नायक नायिका परस्पर विवाह बंधन में आबद्ध हो जाते हैं। परंतु चाणक्य का स्वअर्जित सब कुछ त्याग संन्यास धारण करने चला जाना नाटक के श्रृंगार और वीर दोनों रसों के प्रभाव को गौण बना शांत रस को ऊपर उभार लाता है। धन्यवाद।